Dear students, welcome in the lecture on chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। हम फिर से एक नया बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और वो है मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किए आयनिक बॉन्ड आपने देखा, आपने कोवलेंट बॉन्ड देखा, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, आपने वीक इंटरेक्शंस देखे, आपने देखा कितना डिफरेंस है डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस में और बॉन्ड। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक बॉन्ड, जो कि मेटल और मेटल के बीच में होता है, और उसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट थ्योरीज जैसे इलेक्ट्रॉन प्यूल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज, जो हमें बताएंगी कि मेटल और मेटल के बीच में किस तरीके का बॉन्ड होता है। तो डिफरेंट थ्योरीज आई वन बाय वन। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। तो हम मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि जो मेटेलिक बॉन्ड जहां पर होता है, जो मेटल्स होते हैं, दे आर कॉम्पैक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, जैसे देखिए आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये पैकिंग होती है जहां पर मेटेलिक बॉन्ड होता है। और एवरी एटम जनरली क्या होता है कि या तो 8 या 12 इक्विवेलेंट नेबर एटम से सराउंडेड रहता है। अगर एक मेटल एटम है, जैसे अगर टंगस्टन का मेटल हम कहेंगे, तो एक टंगस्टन के चारों ओर 8 या 12 चारों ओर से दूसरे एटम्स हो सकते हैं सराउंडिंग। इसलिए क्वेश्चन अराइज होता है कि दो मेटल के बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि मेटल को अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड, वो इतने नहीं होते हैं कि वो 8 या 12 बॉन्ड बना सके। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ईच बॉन्ड रिक्वायर वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो मेटल हैज मोर देन 7 अनपेयर्ड। और कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसमें 7 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सके, और वो मैग्नीज है जहां पर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है और उससे ज्यादा नहीं पॉसिबल है। तो वो 8 बॉन्ड या 12 बॉन्ड कैसे बनाएगा दूसरे मेटल एटम से? तो कोवेलेंट बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है मेटल मेटल के बीच में। और अगर हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड, तो क्या आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है? तो आयनिक बॉन्ड भी कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि दो जो मेटल सेंटर हैं, ठीक है, दोनों मेटल हैं, दोनों एक से हैं, तो इसमें से ना तो ये मेटल इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है, ना ही ये मेटल इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना दे सकता है। तो जब ये ना तो डोनर है ना एक्सेप्टर है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, इसलिए क्या इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन पाएगा? नहीं। तो इनके बीच में ना तो आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है, न ही प्योर कोवेलेंट बॉन्ड पॉसिबल है, क्योंकि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जरूरी है कि यहाँ पर मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर हम इनकी बॉन्ड एनर्जी देखें तो बॉन्ड एनर्जी लगभग 68 किलो जूल पर मोल मरकरी के लिए होती है, और टंगस्टन के लिए 50 किलो जूल पर मोल। तो इसके बीच में बॉन्ड एनर्जीज होती है मेटेलिक बॉन्ड। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिरकार जो मेटल और मेटल है, यानी जिसे मेटेलिक बॉन्डिंग कह रहे हैं, इनके बीच में किस तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल है? तो उसकी बॉन्डिंग को समझाने के लिए डिफरेंट थ्योरीज आए, तो उन थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से मेटल और मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसमें जो एक फैक्टर है वो है लो आयनाइजेशन एनर्जी। आप जानते हैं कि जो मेटल्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी है उसमें हम देखेंगे कि इसका क्या फायदा होता है। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालना मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का कम। ठीक है, तो जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को मोबाइल बना सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मेटल की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जितनी लो होगी, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो एनायन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये मेटेलिक बॉन्ड का मतलब है इट शुड बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
है, तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी है, और जो मेटेलिक बॉन्ड है उसको बनाने का कारण है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स। उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन मूव। उन वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वहां पर वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जिससे कि थर्मल कंडक्टिविटी भी बनी रहे। तो ये 3 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम अगर थ्योरीज को डिस्कस करें तो थ्योरीज हम देखेंगे कि 3 थ्योरी दी गई है। उसमें जो पहली थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी या फिर इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, और ये थ्योरी ब्रूड ने 1900 में दी, जिसको डेवलप किया लॉरेंट जिन ने 1916 में। तो इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो मेटल सेंटर है दे बिहेव एज पॉजिटिव सेंटर्स। ये देखिए जो पॉजिटिव मैंने ऑरेंज कलर से दिखाया है ये क्या है, एक्चुअली दीज आर दी मेटल सेंटर्स। तो ये जो मेटल सेंटर्स हैं, इन मेटल सेंटर्स को हम क्या कहते हैं, कर्नेल्स कहते हैं। ये कर्नेल्स पॉजिटिव सेंटर्स ये है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ये पॉजिटिव सेंटर कैसे बने, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, कम थी, तो इन्होंने आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला और यहाँ खुद क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाले, वो इलेक्ट्रॉन का एक समुद्र बन जाता है, सी बन जाता है, या आप इसे कह सकते हो पूल बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन का पूल बन गया। देखिए इलेक्ट्रॉन है ब्लू कलर से जो दिखाए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से जो निकले हैं उसकी वजह से ये कर्नेल प्रोड्यूस हुए, और ये कर्नेल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पूल में तैरते रहते, मर्ज्ड होते हैं उसमें। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है कहीं भी मूव कर सकता है। और ये मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि हर एक कर्नेल में वैकेंट ऑर्बिटल है और उन वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो सकता है, तो मूवमेंट करते रहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए अब ये जो पॉजिटिव कर्नेल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है उसी को क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पूल और इलेक्ट्रॉन सी। तो ये जो अट्रैक्शन है ये क्या कहला रहा है, मेटालिक बॉन्ड। The attraction between kernels and mobile electrons is called as metallic bond. Okay? तो ये थ्योरी में हमने समझाया, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कुछ प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के आधार पर हम समझा सकते हैं। तो जो हम इसकी प्रॉपर्टी समझा सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी जहां पर क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मोबाइल होते हैं। सो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। फिर आप देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये जो हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये तो मूविंग इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मेटल को हम एक साइड से गर्म करेंगे, यहां से हीट करेंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एक सिरे से दूसरे सिरे में वो क्या करेंगे, इस हीट को ट्रांसफर करेंगे, बड़ी जल्दी से करते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए इनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। अब अगर हम मेटालिक लेक्चर देखें, उसका जो मेटालिक लेक्चर है उसको भी एक्सप्लेन करती है थ्योरी। किसी भी मेटल का लश्चर यानी चमक या उसका जो कलर है वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है, किसी भी चीज का कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कैन एब्सॉर्ब द एनर्जी, और उसको एब्सॉर्ब करके दे कैन गो टू द एक्साइटेड स्टेट, एंड देन आफ्टर गोइंग फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट दे एमिट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये क्या करेंगे, क्योंकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, आसानी से अपनी एनर्जी लेवल चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से जब एक्साइटेड स्टेट से जब ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर एनर्जी एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो इसलिए ये मेटालिक लश्चर शो करते हैं।
तो सारा आप कारण अगर आप देखेंगे तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसका कारण है, क्योंकि इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो क्या है, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सॉफ्टनेस। मेलिएबिलिटी मीन्स कि हम किसी मेटल को उसको पीट पीट कर कह सकते हैं, हम उसकी शीट्स बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब है कि हम उसको उससे क्या बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं। ये सॉफ्ट होगा तभी ये हो पाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम इलेक्ट्रॉन की थ्योरी से बता सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का, इसकी वजह से ये मेटल्स क्या करते हैं, लस्टर शो करते हैं, सॉरी जो मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी है वो ये शो करते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए ये जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होता है कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है हर एक कर्नेल के चारों ओर। तो अब लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है। तो मोबाइल होने की वजह से क्या होगा, मोबाइल है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, साथ में आप देखेंगे कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी होता है इनका, एक कर्नेल के चारों ओर जो फोर्स है, जो जो होल्ड करने की ताकत है इलेक्ट्रॉन को, वो बराबर होती है सारे मेटल्स जो कर्नेल्स के चारों ओर। तो इसलिए ये जो फोर्स लगता है यहाँ पर, जो मेटालिक बॉन्ड है वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, सिमेट्रिकल है। तो नॉन डायरेक्शनल है और वो एक पर्टिकुलर बॉन्ड पर लोकलाइज नहीं, ये इलेक्ट्रॉन ये जरूरी नहीं किसी के साथ बॉन्ड बनाए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कर्नेल के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, छूट है उसे, वो इसके साथ भी, क्योंकि मोबाइल है और वो क्या होते हैं, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, वो किसी के भी साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इसमें स्ट्रेस लगाएं, इसमें इसको हम पीटें, इसमें स्ट्रेस लगाएं, तो क्या करेंगे कि ये पूरी की पूरी जो शीट की फॉर्म में आप देखेंगे इसे खिसक जाएगी, लेयर्स। तो ये लेयर्स खिसक जाएंगी, तो इससे हम तार भी बना सकते हैं और इससे हम शीट्स भी बना सकते हैं। ये खिसकेंगी, उसके बाद आप देखेंगे फिर से उसी तरीके से बॉन्ड बन जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपसे कहा कि जरूरी नहीं है इस वाले कर्नेल के साथ बॉन्ड बनाए, तो जब ये खिसक जाएंगी अपनी जगह से तो फिर से वापस मेटल मेटल बॉन्ड बन जाएगा, फिर से वही जो सिमेट्री थी बॉन्ड की वही बन जाएगी। तो इस सिमेट्री की वजह से और ये जो नॉन डायरेक्शनल नेचर है उसकी वजह से आप देखेंगे कि स्ट्रेस लगाने पर भी ये फर्दर फिर से शिफ्टिंग के बाद फिर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर से मेटालिक बॉन्ड बना लेंगे। तो इसलिए ये आसानी से मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी, ठीक है, उनकी डक्टिलिटी भी है, क्योंकि ये बॉन्ड जो है, जो मेटालिक बॉन्ड है ये लोकलाइज्ड, यानी ये जो है वो लोकलाइज्ड नहीं है, ना ही वो डायरेक्शनल बॉन्ड है। तो इसलिए वो कहीं पर भी बन सकता है, फिर से बन जाएगा, एक बार हटा फिर बनेगा। तो इसलिए इसकी डक्टिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आप देखेंगे वो जो प्रॉपर्टी है इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हम इसकी देखेंगे, इसकी स्ट्रेंथ क्यों है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं कर्नेल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि ये टूटेगा नहीं, एकदम से खींच सकता है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होता है। फिर एक प्रॉपर्टी और है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि बिना ब्रेक करे हुए कोई भी स्ट्रेस को वो सह ले, टेम्पोरी, यानी फिर से वैसा ही हो जाए। तो वो क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज होती है बहुत स्ट्रेंथ, इसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता, तोड़ना मतलब स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी होती है वापस वैसा ही हो जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज होने की वजह से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी जो है वो थोड़ी सी एक्सेप्टेड है, लेकिन हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो हर एक थ्योरी के क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, तो इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं जो कुछ बिहेवियर को नहीं बता पाई, जैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मेटल्स को नहीं समझा पाई, या फिर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, या कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, डिक्रीज हो सकती है। तो ये प्रॉपर वे में पैरामैग्नेटिक बिहेवियर और थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये थ्योरी नहीं बता पाई। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे, लेकिन काफी प्रॉपर्टीज को ये डिस्कस कर पाए।
तो नेक्स्ट थ्योरी जो हम देखेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसको हम रेजोनेंस थ्योरी भी कहते हैं, जो कि पॉलिंग, ठीक है। तो अगर हम इस थ्योरी को देखें तो इसके अकॉर्डिंग मेटल मेटल के बीच में किस तरीके का बॉन्ड हो सकता है। अब अगर हम बात करें कि जो जो मेटल मेटल है, अगर मैं लिथियम का एग्जांपल ले लूं, तो लिथियम के केस में अगर हम देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2s1, ठीक है, 2s1 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो ये केवल एक ही दूसरे मेटल के साथ एक बॉन्ड बना सकता है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 1 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जबकि एक लिथियम को अगर हम देखेंगे तो वो अपने चारों ओर 8 नियरेस्ट लिथियम से घिरा हुआ होता है, ठीक है। एक लिथियम के चारों ओर 8 लिथियम होते हैं, और उसके चारों ओर फिर फर्दर लिथियम होंगे, क्योंकि एक नंबर ऑफ लिथियम एटम्स आर देयर इन अ मेटल, ठीक है। तो अब लेकिन ये एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, दो लिथियम देखिए एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, दो लिथियम एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दो लिथियम के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड भी पॉसिबल है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग जो एलाई एलाई कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है, रेजोनेट करता है बिटवीन ऑल द 8 लिथियम एटम्स। तो मेटल के चारों ओर जो दूसरे एटम्स होंगे, जो मेटल्स होंगे, उनके साथ रेजोनेट करता है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देखिए कि ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर है, आप देखिए इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो इन दोनों के बीच में बन गया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है देखिए, और इन दोनों लिथियम के बीच में। तो ये क्या कर रहा है, जो बॉन्ड है वो रेजोनेट कर रहा है, लेकिन एक बार में एक ही बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहर। तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है। ऐसे आप देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स हैं, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरीके से वो बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नेबरिंग से वो बॉन्ड बना सकते हैं एक बार में, लेकिन उससे ज्यादा बॉन्ड को नहीं बना सकते, जबकि 8 कम से कम जो मेटल है एक मेटल के चारों ओर होते हैं। और फिर आप देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर बॉन्ड इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड रेजोनेंट में रहता है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और ये जो थ्योरी है, ये जो मॉडल है, ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक थी जिसको ये एक्सप्लेन कर पाया वो बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि जो पर्टिकुलर मेटल है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों अधिक है और क्यों कम है, उसको ये एक्सप्लेन कर पाया। जैसे हमने यहाँ पर कुछ मेटल्स लिखे हुए हैं, अगर हम इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखें कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि पोटेशियम में 1 हो सकता है, क्रोमियम में 6 हो सकते हैं, वेनेडियम में 5 हो सकते हैं, टाइटेनियम में 4 हो सकते हैं, एंड इस तरीके से। अब ये जो के है केवल एक बॉन्ड बना सकता है, एक पोटेशियम के साथ। कैल्शियम, इसका मतलब दूसरे 2 कैल्शियम के साथ बॉन्ड बना सकता है। स्कैंडियम 3 बॉन्ड बना सकता है, टाइटेनियम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, वेनेडियम 5 और क्रोमियम 6। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ते जाएंगे, और जितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इस तरीके से बॉन्ड स्ट्रेंथ का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो जितनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसलिए ये थ्योरी बस एक ये मेन प्रॉपर्टी है बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन कर पाए। देन जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसे बैंड थ्योरी भी कहते हैं। और ये बैंड थ्योरी या मॉडल जो है ये दिया था फेलिक्स एंड ब्लैक ने 1920, ठीक है। ये एक मॉडल था जिसने हमें ये बताया कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे मेटल्स के, दे विल लीनियरली कंबाइंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। और हम जानते हैं, अभी आप देखेंगे, हम जानते हैं कि एक छोटे से मेटल पीस में कम से कम कितने एटम्स हो सकते हैं, कम से कम एटम्स हो सकते हैं 10 टू द पावर
20 एटम्स। तो अब आप सोचिए 10 टू द पावर 20 एटम्स की एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक छोटे से पार्ट की बात करें तो बड़े पार्ट में कितने सारे एटम्स होंगे, वो सारे एटम्स के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बैंड की तरह अपीयर होते हैं, इसलिए ये बैंड कहलाते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा जाएंगे, जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसको हम मेटल्स के केस में अप्लाई करके देखिए। हमने Li2 का जो मॉडल है वो तो हमने बनाया था, Li2 आपने बनाया था जब हमने डायटोमिक होमोन्यूक्लियर स्पीशीज की बात करी, तो वहां पर हमने करके देखा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो अब ये होगा कि अब मेटल बहुत ज्यादा है, दो नहीं है, डायटोमिक नहीं है। स्पीशीज क्या है, स्पीशीज है पॉली एटॉमिक, बहुत सारे एटम है, तो वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेंगे उसको हम देखें। तो इस बैंड थ्योरी को हम लिथियम के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो अब आप देखिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक आप ध्यान करिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मैं कहूँ कि एक लिथियम एटम है, ठीक है, और ये दूसरा लिथियम एटम का ऑर्बिटल है। ये कौन सी बात कर रही हूँ मैं, 2s, 1s की बात नहीं, 2s की बात। तो इसमें लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों ऑर्बिटल क्या करेंगे, लीनियरली कंबाइन होंगे, और जब ये लीनियरली कंबाइन होंगे देन दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे, यहाँ पर फिल हो जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो आप देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली है। अब आप सोचिए कि ऐसे, अब मैंने ये कहा कि 3 लिथियम जुड़े, तो अब मैंने क्या किया कि ये Li2 है, Li2 को आपने देखा कि Li2 के पास कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, देखिए एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें से एक ये Li2 है, ठीक है। अब ये Li2 में अगर आप देखेंगे तो उसके बाद एक Li इसके साथ और अटैच हो गया, इस Li के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो ये Li2 के पास तो थे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक Li का 2s, 2 Li के 2s है, देखिए एक का 2s और दूसरे का 2s, और ये तीसरे का 2s है। तो ये जब 3 कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक नॉन बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल होने, 1 2 और 3, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। अब मैं कहूँ कि 4 एटम अगर जुड़ रहे हैं, तो 4 एटम अगर जुड़ रहे हैं तो आप देखिए 2 मैंने यहाँ दिखा दिए और 2 मैंने यहाँ दिखा दिए, ये भी लिथियम है दोनों और ये भी दोनों लिथियम है। ये एक का 2s है, ये दूसरे का 2s है, ये तीसरे का 2s, ये चौथे का 2s है। अब ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, अब ये देखिए ये 2 तो बॉन्डिंग बनाएंगे और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। अब आप देखिए इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इसके पास है, 1 इसके पास है, 1 इसके पास है। तो क्या होगा, बल्कि यहाँ पर मैं इस तरीके से ऑर्बिटल्स दिखाऊं कि एक ऑर्बिटल ये बन गया और एक ऑर्बिटल ये बन गया, एक ऑर्बिटल ये बन गया, एक ऑर्बिटल ये बन गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने तो कहाँ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और 2 यहाँ जाएंगे, ठीक है। अब आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि मैंने इसमें 6 लिथियम एटम, क्योंकि लिथियम बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो ये मैं मानती हूँ कि थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं कि लिथियम कितने हैं, यहाँ पर 6 है, ज्यादा देखिए 6 ले लिया मैंने, इससे ज्यादा नहीं ले पाऊंगी, और यहाँ भी 6 लिथियम है। अब आपसे मैंने कहा कि एक छोटे से टुकड़े में 20 होता है, तो यहाँ पर देखिए 6 लिथियम, तो 6 2s ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, 6 2s ऑर्बिटल है, और यहाँ भी 6 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। 6 2s ऑर्बिटल अब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब जब 6 2s ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ये 6 तो बॉन्डिंग बनाएंगे, देखिए 3 4 5 6, और 6 क्या बनाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बना दिए। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, ऐसी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, ठीक है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिल हो जाएंगे कहाँ, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ, ये सारे के सारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, इस तरीके से देखिए, एक जो पोर्शन है ये ऐसा दिखने लग गया, ठीक है, ये तो फिल्ड है, और दूसरा ये है देखिए ये खाली है।
अब आप देखिए 2s ऑर्बिटल, अभी तो मैंने केवल 6 काउंट किए हैं। अगर अनगिनत, अगर मैं कहूं कि n लिथियम एटम है मेटल में, तो वो क्या करेंगे, n/2 तो वो बनाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एमओ, और n/2 वो बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये किसके हैं, केवल 2s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम अभी। केवल 2s ऑर्बिटल ऐसा है कि जब वो ओवरलैप कर रहा है तो n/2 बॉन्डिंग बन रहा है, n/2 एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। तो आप कैसा दिखाई दे रहा है, बैंड की तरह। क्योंकि आपको ये बैंड की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर देयर, तो इसको हम कहते हैं बैंड थ्योरी। और आप इसमें देख सकते हैं कि ये हाफ तो फुल्ड है और ये हाफ क्या है, खाली है। इसको ध्यान रखिए, ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये खाली और ये भरा हुआ है। तो ये लिथियम के केस में जहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा हाफ फुल। लेकिन अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम के केस में क्या होगा, बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2। तो 2s2 के केस में क्या होगा, ये भी भरा हुआ होगा और ये भी भरा हुआ। तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है कि जहां पर कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वहां पर ये दोनों बैंड भरे हुए होंगे, जो कि एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग बैंड आएगा। यहाँ पे बैंड आएंगे क्यों, क्योंकि एक नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनके ऑर्बिटल्स ने कंबाइन करना है, तो हमें ऐसा लगेगा कि बैंड बना। तो ये बैंड जो होंगे इनको आपने ध्यान रखना है, जहां पर हाफ फील्ड होगा कॉन्फ़िगरेशन वहां पर ये हाफ फील्ड होंगे, मतलब बॉन्डिंग खाली होगा, बॉन्डिंग भरा हुआ होगा और एंटी खाली। और जहां पर ये फील्ड होंगे वहां पर ये दोनों बैंड क्या होंगे, फील्ड होंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम अब समझाएंगे कि इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो रही है, बैंड्स कुछ खाली हैं, कुछ भरे हुए हैं, उससे हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस कर पाए। अब ये जो थ्योरी है ये हमें कैसे मेटेलिक बॉन्ड के बिहेवियर को बताती है। देखिए हमने कहा कि ये फील्ड है और ये खाली, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ जो खाली पोर्शन है वहां पर ट्रांसफर हो सकता है। मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस खाली जगह पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो बैंड थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को बताती है कि हाँ मूवमेंट कर सकता है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम में हमने कहा कि ये फील्ड है, सारे बैंड फील्ड हैं। तो बैंड फील्ड है तो इसका मेटेलिक बिहेवियर कैसे बताएंगे, तो इसका मेटेलिक बिहेवियर हम कैसे बताएंगे, इसमें हम ये कहेंगे कि जो 2s है, ठीक है, और 2s तो क्या है, भरा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं बेरिलियम की बात करूंगी तो बेरिलियम का जो बैंड है देखिए ये, ठीक है, ये जो बैंड है ये क्या है, 2s बॉन्ड। इसके ऊपर एक और बैंड है, ये क्या है, 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये दोनों भरे हुए हैं, लेकिन इसके पास एक ऑर्बिटल और है जो कि 2p है। अब 2p में भी क्या होगा, 2p में जो है वो जो उसमें भी दो बैंड बनेंगे, एक बैंड बनेगा एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्ड बनेगा बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड क्या है, ये जो 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 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये खाली, तो ये ओवरलैपिंग होगी इनकी और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। तो बेरिलियम का अगर हमें मेटेलिक नेचर बताना है तो मेटेलिक नेचर हम उसका कैसे बताएंगे बैंड थ्योरी से। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, इनके साथ ओवरलैप करते हैं इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये एप्लीकेबल है किसमें, आप देखेंगे ये नेचर ऑफ मेटल्स बताता है, मैग्नेटिक नेचर की मेटल का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो गया, किसी सब्सटेंस का कैसा होगा। तो ये हमें बताता है कि कौन से मेटल्स कंडक्टर्स हो सकते हैं, कौन से सेमीकंडक्टर्स होंगे, कौन इंसुलेटर होंगे, और हम किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को कंडक्टिंग मटेरियल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिगर से दिखाया हुआ कि ये जो बैंड है, देखिए दो बैंड आपको मेन दिखेंगे। एक ही जो बैंड है ये बैंड कहलाता है वैलेंस बैंड, और ये वैलेंस बैंड क्या है, फील्ड बैंड, फील्ड जहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। और ये जो बैंड है जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है ये कैसा बैंड है, कंडक्शन बैंड। और ये बैंड वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो कि एंटी बॉन्डिंग होते हैं, वो खाली होते हैं। तो ये जो इसकी कंडक्टिविटी है वो किस वजह से है, क्योंकि यहाँ जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टेंस होती है।
है। तो आप देखेंगे कि अगर हम कंडक्टर को देखें तो कंडक्टर के केस में ये जो बैंड है, जो वैलेंस बैंड है, जो कंडक्शन बैंड है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। मतलब यहाँ पर बैंड ओवरलैप होता है और कोई एनर्जी गैप नहीं आपको दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। वहां से जो वैलेंस बैंड है वहां से कंडक्शन बैंड में वो आसानी से ट्रांसफर होगा। इसलिए ये बैंड जो जो मेटल्स हैं वो लस्टर शो करते हैं और बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, वो सब शो करते हैं। अब हम इस वाले डायग्राम को देखें। यहाँ पर देखिए वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में, ये दोनों सेपरेट है, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है। गैप कितना है, जो एनर्जी गैप है वो 5 dB से कम है। तो ये जो गैप है इसमें क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं अगर थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत है। तो ये इस तरीके के मटेरियल क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। एनर्जी गैप है लेकिन एनर्जी गैप क्या है, कम है। तो ये एनर्जी गैप इतना कम होता है कि अगर थोड़ा सा भी एक्साइटेशन इन इलेक्ट्रॉन्स को मिले तो ये यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी इतनी एनर्जी का। और एक मटेरियल आप देखेंगे कि ये एनर्जी गैप इतना अधिक होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना यहाँ कठिन है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं हो सकता या कोई, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो बहुत बड़ा है। तो इस तरीके के जो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हम कह सकते हैं, मेटल्स तो जनरली कंडक्टर होते हैं, तो इस तरीके के मटीरियल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर। तो तीनों में आपने डिफरेंस देखा कि कंडक्टर्स में जो बैंड गैप है जो नहीं होता है, बैंड ओवरलैप करते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। सेमी कंडक्टर में थोड़ा सा हमें उसको देना पड़ेगा बाहर से कुछ उसको फोर्स, तो वो हल्के से उसके बाद जो है थोड़ा एनर्जी लेने के बाद दे ट्रांसफर। और इंसुलेटर्स के केस में ये ट्रांसफर नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इंसुलेटर्स को भी क्या बना सकते हैं, हम उनको कंडक्टिंग बना सकते हैं बाय डोपिंग मेथड। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, देखिए हमें कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि अगर हम ये देखिए, अगर मैं ये ड्रॉ करूं, ये बैंड है, तो ये बैंड क्या है, वैलेंस बैंड है। तो अब ये जो बैंड है जो मैंने ऊपर बनाया, ये क्या है, कंडक्टिंग बैंड, कंडक्शन बैंड। ये जो एनर्जी गैप है इन दोनों के बीच में, ये क्या है, अधिक है, मोर देन 5। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इंसुलेटर। ठीक है, ये हो गया इंसुलेटर। अब मैंने आपको सेमीकंडक्टर की बात बताई, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, 5 dB से कम होगा। तो यहाँ पर ये जो आप देखेंगे जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है इनके बीच में डिफरेंस थोड़ा कम है, इसलिए ये क्या करेगा, कंडक्ट कर सकता है। अगर हम थोड़ा सा भी इसको क्या दें, फोर्स, इसको थोड़ा सा हम एनर्जी दें तो ये कर सकता है। तो सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर है, बट किस तरीके का सेमी कंडक्टर है, प्योर। कैसा है, प्योर। तो इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। प्योर है, ये एक प्योर मेटल है, लेकिन हम इस तरीके के सब्सटेंस में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि जिससे कि ये भी क्या करने लगे, कंडक्शन इसमें होने लगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो एक, देखिए इस तरीके का मटेरियल था जहां पर एनर्जी गैप बहुत है, ठीक है, वैलेंस एंड कंडक्शन के बैंड के बीच में ये था गैप, लेकिन हमने क्या किया कि इसमें जो है वो एक इम्प्योरिटी डाल दी, इम्प्योरिटी की डोपिंग कर। इम्प्योरिटी की डोपिंग करने से क्या हुआ, जो एनर्जी गैप हुआ वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये हमने क्या डाल दी यहाँ पर, इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी डालने से क्या हुआ कि ये एनर्जी गैप हमने किसी तरीके से कम किया, अब इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जब हम बाहर से इसको इम्प्योरिटी देंगे तो ये बन तो गया सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये क्या कर सकता है, अब ये कंडक्ट कर सकता है, लेकिन कैसा है, एक्सट्रिंसिक, क्योंकि हमने बाहर से इसको इम्प्योरिटी दी। तो ये सेमीकंडक्टर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्चुअली जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स है, क्योंकि मेटल्स तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंडक्ट करेंगे, तो ये इंसुलेटर्स आर नॉन मेटल्स। और ये क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स है जो कि मेटल्स हो सकते हैं और हम उसमें डोपिंग करके उनको सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं। ओके, सो इन दिस वे नाउ वी कैन समराइज आवर लेक्चर। हम अपना जो लेक्चर है उसको समराइज कर सकते हैं। और उसमें हमने क्या पढ़ा, उसमें हमने देखा कि मेटल मेटल बॉन्ड है क्या,
मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो दो मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से दो मेटल मेटल आपस में जुड़े रहते हैं मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। और अगर हम इसकी फैक्टर्स देखें हमने कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और वैकेंट ऑर्बिटल्स दे अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, थ्योरीज हमने देखी, तीन थ्योरीज हमने देखी। इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्री फ्लो है वो हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है। फिर हमने देखा कि ये डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन कर पाती है इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। और फिर जो नेक्स्ट थ्योरी हमने देखी वो देखी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो रिजोनेटिंग होता है और ये हमें एक्सप्लेन कर पाती है उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। तीसरी थ्योरी थी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी थी, वो हमें लगभग सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक्सप्लेन कर पाती है मेटेलिक बॉन्ड की। और उसके अकॉर्डिंग हम मेन तीन तरीके की प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, वो है इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स एंड कंडक्टर्स। और हम देख सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो इम्प्योरिटी ऐड करके बनाए भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा मेटेलिक बॉन्ड जो है कितना इंटरेस्टिंग है। हर तरीके की बॉन्डिंग इंटरेस्टिंग है और वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के मेटल्स के या किसी सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पता करना और उसको उस तरीके से यूज कर पाना तभी संभव होगा जब हमें उसकी प्रॉपर्टी पता हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटेलिक बॉन्ड। थैंक यू वेरी मच।